तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, सेल का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। इससे पहले हमने लेक्चर 1 को देखा था और सेल के बारे में बताया था, डिटेल में कहानी को बताए थे, एक फिगर बना करके दिखाया था। आपको फिगर याद होगी, यदि वह क्लास नहीं किए हैं तो प्रीवियस वीडियो देख करके आइए, तभी यहाँ पर बेनिफिट होगा। और आज के क्लास में सेल को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे तथा साथ साथ जो है वह टिश्यू ऊतक को भी क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। कोई दिक्कत? और उसके बाद में सुबह वाला में तो वीडियो अपलोड कर ही रहे हैं आपका सोशल साइंस का कोई दिक्कत? तो वहां से सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस हमने क्या किया है, स्टार्ट किया है पॉलिटिक्स को, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बेसिक लेक्चर को हमने दिखाया है रिकैप करके पीछे की तरफ। कोई दिक्कत कि कैसे आखिरकार जो है ना वह संविधान बना है, तो उसको कृपया करके देखिएगा। और यहाँ पर साइंस देख लीजिए और वहां पर जा करके पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिए। उसके बाद में जीके जीएस की प्रॉब्लम जो है ना आपका वह सॉल्व हो जाएगा। और हमारे साथ 3 महीना कम से कम बना रहिए। उसके बाद में आप अभी से लेकर के 3 महीना बाद जा करके और कंपेयर करिएगा कि अभी क्या थे और 3 महीना बाद जो है ना वह क्या हो गए। कोई दिक्कत? तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। कोई दिक्कत? तो आइए हम लोग सेल को नेक्स्ट बढ़ाते हैं। कल की क्लास में हमने क्या किया था, तो साइटोप्लाज्म वगैरह को देखा था कि साइटोप्लाज्म क्या था। तो साइटोप्लाज्म के बारे में बताया था कि साइटोप्लाज्म होती है कि सेल के अंदर का जो लिक्विड पार्ट होता है उसी को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्योंकि साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब सेल होता है, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम ऑफ सेल क्या था, साइटो था। साइटो का मतलब होता है कोशिका, कोशिका विज्ञान हो जाता है इसका साइटोलॉजी। कोई दिक्कत? तो सेल का अध्ययन क्या कहलाता था, साइटोलॉजी कहलाता था। यह सब सवाल जो है ना और कंसेप्ट कल करा दिए हैं, आज जो है इसके बाद कराना है। कोई दिक्कत? तो हेडिंग लगाइएगा आप, न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई थी, शायद से नहीं हुआ था, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहले देख लेते हैं। कोई दिक्कत? तो हेडिंग लगाइए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह जो है ना एक तरह से कोशिका का क्या होता है, कंकाल होता है, स्केलेटन पार्ट ऑफ द सेल होता है। कोई दिक्कत? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, यह कोशिका का कंकाल होता है। क है? कोई दिक्कत? कोशिका बोले तो सेल, कोशिका का कंकाल होता है, यह कोशिका का कंकाल होता है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सीधा मुद्दे की बात करती है, करता क्या है ना, इसका काम क्या होता है, संवहन का काम होता है। अर्थात भोज्य पदार्थ जो है ना वह बाहर से अंदर जब जाता है तो यही क्या करता है, संवहन का काम करता है। इसीलिए इसको कोशिका का क्या कहा जाता है, कंकाल कहा जाता है। सीधा सीधी पूछ लेता है कि कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है। यह 2 तरह के होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा जो है ना रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो लिख लीजिए SER। SER बोलने का मतलब है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही तो उतारेंगे यहाँ पर, तो ज्यादा लिखने से कोई फायदा है नहीं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह पहला बात है ना कि स्मूथ क्यों होता है। स्मूथ बोले तो चिकना होता है, इसकी सरफेस चिकना क्यों होगी, तो सरफेस चिकना इसलिए होगा कि इसके सरफेस पे जो है ना वह फैट होता है। फैट के रूप में क्या आ जाएगा, चर्बी के रूप में आ जाएगा आपका तेल वगैरह। और तेल कैसा होता है, चिकनाहट लाने का काम करता है, मतलब चिकना होता है। कोई दिक्कत? बोलिए। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस जो है स्मूथ क्यों होती है, क्योंकि इसके सरफेस पर फैट्स होता है। फैट्स बोले तो ऑयल, तेल वगैरह, घी, समझ में आ रही है बात। तो फैट तो जानते ही हो, चर्बी। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस स्मूथ क्यों होती है, क्योंकि इसके सरफेस पर जो है आपका फैट्स पाया जाता है। उसके बाद में सेकंड होता है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ROUGH। रफ मतलब होता है खुरदरा, ठीक है। यह खुरदरा क्यों होता है सरफेस, तो इसका खुरदरा जो है ना इसलिए होता है क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? राइबोसोम पाया जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि इसके सरफेस पर सरफेस बोले तो सतह, इसके सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम का इंग्लिश राइबोसोम ही होता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। अब सवाल का हेडिंग लगा लीजिए कि राइबोसोम क्या होता है, ऐसे आप लगा करके हेडिंग लिखिए राइबोसोम। पहला बात कि इसका खोज वगैरह पूछ देता है। खोज जो है वह जी पाइलेंट करके साइंटिस्ट था, जिन्होंने क्या किया था, इस राइबोसोम का खोज किया था। लिख लीजिए जी पाइलेंट।
जी पाइलेंट जो है ना, इसका क्या किया था, खोज किया था। यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है, छोटा कोशिकांग होता है, कोशिका का अंग कोशिकांग, ठीक है, कोशिका का अंग कोशिकांग, समझ में आ रही है बात। तो यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है, ध्यान से समझते चलो। इसका काम क्या होता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो सवाल पूछ देता है कि विच पार्ट ऑफ द सेल इज द नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, सेल के किस पार्ट को प्रोटीन फैक्ट्री के तहत जाना जाता है, ठीक है, सेल के प्रोटीन के फैक्ट्री के तहत जाना जाता है। तो प्रोटीन के फैक्ट्री को तहत जाना जाता है आपका राइबोसोम के, कोई दिक्कत, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन बनाने का काम नहीं करता है, यह प्रोटीन के संश्लेषण करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है, कोई दिक्कत। तो यह क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री है, यह प्रोटीन फैक्ट्री है, कोई दिक्कत। प्रोटीन की क्या है, यह आपका फैक्ट्री है, क्योंकि प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। संश्लेषण का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, यह प्रोटीन को क्या कराता है, फ्लो कराता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह राइबोसोम जो है ना, यह दो तरह के होता है। राइबोसोम, राइबोसोम जो है यह कितने तरह के होता है, यह दो तरह के होता है। एक होता है 70S और दूसरा होता है आपका 80S, कोई दिक्कत। एक होता है 70S और दूसरा होता है आपका 80S। उसके बाद में अब इसमें भी पार्ट थोड़ी तोड़ना है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। उसके बाद में हम लोग किसको देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया यहां पे लिखे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा जाता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो। इसीलिए बायोलॉजी को आप जितना ज्यादा हो सके इंग्लिश में पढ़िएगा ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। और ऑप्शन में वहां पे आपको हिंदी भी रहेगी और इंग्लिश भी रहेगी। मुझे नहीं मानना है ना कि लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम करता है कंपटीशन में, कोई दिक्कत। इसीलिए तो मैक्सिमम हम बात इंग्लिश में भी बता रहे हैं और हिंदी में भी बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत। चलिए, कभी कभी पूछता क्या है ना कि हिंदी नहीं उसका पूछ करके इंग्लिश पूछ देता है, और कभी इंग्लिश नहीं पूछ करके हिंदी, इतना कठिन देगा कि समझ में ही नहीं आएगी। इसीलिए दोनों बात को लिखते चल रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, यह पावर हाउस ऑफ सेल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। यह क्या होता है, सेल का, कोशिका का ऊर्जा गृह होता है। पावर हाउस बोलने का मतलब होता है ऊर्जा गृह, ठीक है, ऊर्जा गृह। यह करता क्या है ना, भोजन बनाने का काम करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। पूछ देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज द नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो बता दीजिएगा कि बिकॉज इट द फॉर्मेशन ऑफ द फूड, सो ऑल्सो नोन एज द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है कि यह करता क्या है ना, भोजन बनाने का काम करता है, कोई दिक्कत। अच्छा, यह कितना एटीपी का निर्माण करके भोजन बनाता है, 36 एटीपी का निर्माण करता है और यह भोजन बनाता है। 36 एटीपी नहीं, 38 एटीपी। जनरली तो 36 एटीपी कहां से आता है, तो यह ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान जो पायरुविक एसिड निकलते हैं ना, तो दो होता है प्रोटोप्लाज्म, 4 प्रोटोप्लाज्म में 2 प्रोटोप्लाज्म टूट जाते हैं और 2 प्रोटोप्लाज्म बच जाते हैं। एक प्रोटोप्लाज्म जो है ना वह 18 एटीपी के बराबर होता है, तो 2 प्रोटोप्लाज्म जो है ना वह 36 एटीपी के बराबर हो जाएगा और बचा हुआ 2 प्रोटोप्लाज्म यह मिल करके 38 एटीपी बना देते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इतना डीप में नहीं पूछेगा, सीधा सीधी बात याद रखिएगा कि कितने एटीपी का यह प्रयोग करके भोजन बनाता है। तो 38 एटीपी के मदद से भोज्य पदार्थ बनाता है या भोजन बनाता है, भोजन बनाता है। एटीपी क्या होता है, एटीपी का मतलब होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, कोई दिक्कत, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, कोई दिक्कत। अच्छा, जबकि एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यह एटीपी है और एडीपी का क्या होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है और यह टी है तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो गया। तो एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना कितना सेल का मदद लेता है,
तो 38 एटीपी का क्या लेता है, मदद लेता है, और उसके बाद में यह भोजन बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, यह पूछता है। तो जनरली देखो 1894 में जो है ना वह आपका अल्टमान करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था और इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। लेकिन बाद में जो है ना कार्ल बेंड्रा आए और कहे ना कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम होगा, बायोप्लास्ट नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो अल्टमान ने किया था, रॉबर्ट अल्टमान। और उसके बाद में इसका नामकरण किसने किया था, तो बेंडा किया था। लिख दे कहीं पे, चलो लिख देता हूं कि खोज किसने किया। तो खोज जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का वह किया था अल्टमान, ठीक है, अल्टमान, अल्टमान किया था, अल्टमान 1894 में। उसके बाद में अगला नामकरण किसने किया था, तो नामकरण जो है ना वह किया था आपका कार्ल बेंड्रा, कार्ल बेंडा, बेंड्रा था जनरली, कार्ल बेंड्रा। अल्टमान ने क्या नाम दिया था, तो अल्टमान ने नाम दिया था बायोप्लास्ट। इसके अनुसार क्या नाम था, तो बायोप्लास्ट नाम था, लेकिन यह बाद में बायोप्लास्ट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया गया। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट को दिखाते हैं, मिटा दे यहां से यह सब। चलिए समझ में आ रही है बात। आज टिश्यू वगैरह भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। राइबोसोम समझ में आ गई। खोजकर्ता जो है ना इसका पूछ देता है कभी कदार, इसीलिए याद रखिएगा कुछ भी पूछे बस परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है, बात खत्म। यह सेल का लेक्चर नंबर 2 है। जो भाई 1 नहीं देख करके आए हैं वह कृपया करके लेक्चर 1 को देख करके आइए, कोई दिक्कत। चलिए अगला बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है ना यहां लिखे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का 2 पार्ट होता है, एक होता है आउटर और दूसरा होता है इनर। एक होता है आउटर और दूसरा होता है इनर। तो यहां पर लिख लो आउटर, आउटर बोले तो बाह्य होता है, और उसके बाद में एक होता है इनर, इनर बोले तो आंतरिक होता है, आंतरिक, आंतरिक होता है, कोई दिक्कत। तो एक होता है आउटर और दूसरा होता है इनर। आंतरिक में क्या होते हैं, यहां पर उंगली नुमा स्ट्रक्चर निकले होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया विच द नोन एज द क्रिस्टल। कोई दिक्कत, हिंदी में समझो, इंग्लिश आसान होती है, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो इनर पार्ट पे क्या होता है, इनर पार्ट पे जो है ना वह उंगली नामा संरचना पाए जाते हैं, अंगुली लामा, ठीक है। तो अंगुली लामा जो है ना, अंगुली, अंगुली नामा, अंगुली लामा, लामा नामा जो भी हो कोई दिक्कत। अंगुली लामा जो है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया विच द नोन एज क्रिस्टल। देखो इंग्लिश लिखना बहुत ही आसान है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए दोनों लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अंगुली लामा जो है ना, अंगुली लामा स्ट्रक्चर उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अंगुली लामा स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है क्रिस्टल कहा जाता है। कोई कोई क्रिस्टी बोल देता है, हिंदी में से क्रिस्टी लिखा होता है और इंग्लिश में क्रिस्टल लिखाता है, कोई दिक्कत, क्रिस्टल लिखाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर सरफेस पर क्या होते हैं, अंगुली लामा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टल कहा जाता है। और इसके अंदर के लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, याद रखिएगा। लिक्विड पार्ट को क्या कहा जाता है, तो लिक्विड पार्ट को इसमें मैट्रिक्स कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। दो हड्डियों के बीच में जो लिक्विड पार्ट होता है उसको साइनोवियल लिक्विड कहते हैं, और हड्डी हड्डी जहां ज्वाइंट होता है उसको लिगामेंट कहते हैं। जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ाएंगे ना, कंकाल तंत्र, तो बताएंगे, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद यह मिटा दे, नेक्स्ट टॉपिक को दिखाए। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया से था। चलिए अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आता है गोल्जी अपार्टस, उसके बाद में लाइसोसोम आता है। चलिए तो हेडिंग लगाइएगा गोल्जी अपार्टस, कोई दिक्कत। तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपार्टस जो लिखना है लिखिए। तो गोल्जी काय, सीधा इंग्लिश से हिंदी जो भी लिखना है लिख डालिए। तो गोल्जी काय, इंग्लिश वाले बच्चे हैरान ना हो, गोल्जी अपार्टस लिख डालो, गोल्जी अपार्टस, अपार्टस। अब सुनो गोल्जी काय करता क्या है, गो 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 गो, यहां से दिखाई दे रहा है गोल्जी से गो बन रहा है। और किसको गोज कहता है, जाने के लिए किसको कहता है,
तो जो खराब पदार्थ है ना उसको जाने के लिए क्या करता है कि जल्दी से क्या करो, बाहर निकल जाओ। कोई दिक्कत, तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो गोल्जी काय करता है। कैमिनो गोल्जी करके क्या था, साइंटिस्ट था, जिन्होंने इसका क्या किया था, पता लगाया था। कोई दिक्कत, जैसे कि कोई भी गलत व्यक्ति होता है तो क्या कहते हो कि कमीना तुम बाहर निकलो, कहते हो ना कि कमीना को तुम क्या करो, बाहर निकलो, अर्थात कैमिनो गोल्जी। तुरंत समझ में आ जाएगी कि गोल्जी काय का खोज किसने किया था, कैमिनो गोल्जी ने किया था। कोई दिक्कत, क्यों किया था, यह वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो इट रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। कोई दिक्कत, इट वाज डिस्कवर बाय द कैमिनो गोल्जी। कोई दिक्कत, चलिए तो लिख दें यहां पर, यह जो है वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल बोले तो क्या, खराब पदार्थ, खराब पदार्थ को बाहर निकालने का, बाहर निकालने का काम करता है या कार्य करता है, काम करता है। इसकी खोज किसने किया था, तो डिस्कवर जो है ना यह किए थे आपका कैमिनो गोल्जी। कैमिनो गोल्जी, कैमिनो गोल्जी ने क्या किया था, इसका डिस्कवर किया था। अब यह बाहर निकालता है वेस्ट मटेरियल को, तो किसके मदद से यह बाहर निकालता है, तो यह लाइसोसोम की मदद से क्या करता है, बाहर निकालता है। तो हेडिंग लगा लीजिए अगला, लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम का इंग्लिश लाइसोसोम ही होता है, लाइसोसोम को हम लोग लाइसोसोम ही बोलते हैं। अब सुनो, लाइसोसोम करता क्या है, यह वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम कर रहा है, लेकिन अपने खुद नहीं निकालेगा। जैसे कि मान के चलो कि घर में बाबूजी है तो कहेंगे कि इस कमीना को बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत, लेकिन अपने नहीं निकालेंगे, किसी दूसरा के मदद से, दूसरा भाई को कहेंगे कि इस कमीना को मार करके बाहर निकालो, कोई दिक्कत। तो किसके मदद से, भाई के मदद से। ठीक उसी तरह से जो है ना लाइसोसोम की मदद से क्या करता है, गोल्जी बॉडी जो है वह वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। कोई दिक्कत, तो लाइसोसोम करेगा क्या, लाइसोसोम जो है ना एक बैग बना लेता है, वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए थैली बना लेती है। कोई दिक्कत, इसको थैली बना लेती है और उस थैली में क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटनी द्वारा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। कोई दिक्कत, चलिए तो लाइसोसोम का पहला बात, खोज वगैरह पूछ देता है कि खोज किसने किया था, तो डी ड्यूब करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, खोज किया था। तो डी ड्यूब जो है ना यह खोज किए थे। यह करता क्या है, खराब पदार्थ, खराब पदार्थ को इकट्ठा करके, इकट्ठा करके थैला बना लेता है, इकट्ठा करके थैला बना देता है, थैला बना देता है। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोले तो जल अपघटनी, जल अपघटनी, जल अपघटनी द्वारा बाहर निकलता है, बाहर निकालता है। ठीक है, जल अपघटनी द्वारा क्या करता है, बाहर निकालता है। लेकिन इसका खराबी सुनो कि खराबी इसका क्या क्या है। जैसे कि मान के चलो कि कोरोना में जो है ना पुलिस वाला गजब मार मार रहा था, व्यक्ति जो है कोरोना से कम और पुलिस वाला से ज्यादा डर दिखाई दे रही थी, पुलिस से ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। रास्ता में घूमता था तो पता चलता था कि कहीं यमराज के रूप में पुलिस मत भेटा जाए, और पुलिस जब भेटा जाता था तो बड़ी मार मारता था, कसम से बात बता रहे हैं। कोई दिक्कत, मारता था ना तो वहां पर क्या, जैसे मान के चलो मारा सटाक से, अब यहाँ पर मारा तो आपको क्या हो गई, काला धब्बा बन गई, कहोगे बाम उखड़ गया। तो यह काला धब्बा क्यों बन गया, क्योंकि सेल यहाँ के क्या हो गए, डेड कर गए, मर गए। अब सेल मर गए तो नया सेल का फॉर्मेशन होगा रड्डा-भर्चो के अनुसार, कि रड्डा-भर्चो ने क्या बोला था कि कोई नया सेल ना बनता है, जो पुरानका मर गई है ना वही सेल खत्म हो जाता है और फिर से उसके जगह पर नया सेल बन जाते हैं। कोई दिक्कत, तो सुनो, अब यह स्याही बनेगा तो होगा क्या ना कि अब गर्म पानी लेकर के सेकोगे और उसके बाद में 5-10 दिन बाद देखोगे ना तो यह बाहर अपने आप क्या हो जाता है, दाग जो है ना वह मिट जाती है। आखिरकार क्यों, तो सुनो, यह वेस्ट मटेरियल को पहला बात काला है तो इकट्ठा किया है, उसके बाद में इकट्ठा किया है तो उसके बाद क्या होगा ना, यह लाइसोसोम को बोलेगा और लाइसोसोम क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देता है, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब छोड़ देता है इसको सब कचरा को बाहर करके निकाल देता है। कोई दिक्कत, कभी कभी होता क्या है ना कि यह बेचारा जो है ना वह करता क्या है,
कि खुद ही बिना मरे हुए सेल को निकालने के लिए क्या है, वेस्ट मटेरियल नहीं है लेकिन फिर भी क्या कर दिया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को यह सेक्रेट कर दिया। ठीक है, तो अब मरा हुआ सेल रहेगा तब ना वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा, तो यह मरा हुआ सेल है ही नहीं, तो अपने आप यह क्या कर लिया, संकट उत्पन्न कर लिया और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा खुद से क्या हो जाता है, यह बेचारे मर जाता है। इसीलिए इसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं या एटम बम ऑफ द सेल कहा जाता है। सवाल आया हुआ है कि एटम बम ऑफ द सेल इज द नोन एज, ठीक है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज द नोन एज एटम बम ऑफ द सेल, तो क्या बताइएगा, लाइसोसोम बताइएगा। कोई दिक्कत तो लिख दे, कहां पे लिखे, चलिए इसको मिटा देता हूं, ऊपर पॉइंट में लिखवाते चलते हैं, आप ध्यान से समझते चलिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगी। पढ़ाई बहुत ही बढ़िया होता है। जो बच्चे आज 6 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं वह याद रखिएगा 12 घंटा मजदूरी करना पड़ेगा। जो आज 6 घंटे पढ़ने से भाग रहे हैं तो वह दिन दूर नहीं होगा जिस दिन 12 घंटे मजदूरी करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत, चलिए इसको मिटा दे। यहां पर गोल्जी काय वगैरह लाइसोसोम की बात चल रही थी, तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, एटम बम ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ता है, लेकिन जब वेस्ट मटेरियल नहीं रहेंगे तो कहां से बाहर निकलेगा और अपने ही क्या हो जाता है, मर जाता है। इसीलिए इसको हम लोग एटम बम ऑफ द सेल कहते हैं या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। तो लिख दो, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोई दिक्कत, आत्महत्या की क्या कहा जाता है, थैली कहा जाता है, या इसी को लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता है, एटम बम ऑफ द सेल कहा जाता है। एटम बम ऑफ द सेल बोल दो या आत्महत्या की थैली बोल दो। आत्महत्या की थैली कहने का मतलब है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इंग्लिश वाले बच्चे हैरान ना हो, मैं वादा दिलाता हूं कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, या इंग्लिश रहे या हिंदी रहे, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद में अगला आता है तारकाए। ठीक है, तारकाए को तारकाए ही बोला जाता है। अब यह तारकाए, इसका खोज किसने किया था, खोज वगैरह खूब पूछता है एग्जाम में, क्योंकि जानता है कि सब पढ़ के आयल, इसका डिस्कवर नहीं पढ़ करके आयल है। इसीलिए जो है ना खोज लिखते चलिएगा। खोज जो है ना, यह बोबरी करके साइंटिस्ट था जिन्होंने इसका खोज किया था, तो लिख लो बोबरी, बावरे ना है, बोबरी। ठीक है, बोरी जो है ना, पढ़ लीजिए जो भी लिखे हैं। यह खोज जो है वह बोबरी किया था। इसका काम क्या होता है, यह मदद करता है किस में, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में। किसी को देखोगे ना तो समाज में ऐसा व्यक्ति होता है ना, जैसे कि अभी जो है शादी विवाह का क्या चल रहा है, समय चल रहा है, तो चलाने के लिए देखोगे ना तो व्यक्ति इशारा करता है कि पूरी लाओ, कोई कहता है ना कि सब्जी लाओ, बेचारे वो इस डिसाइड नहीं कर रहा है, वो केवल बुलाने का काम कर रहा है कि चलाओ इसमें चलाओ। कोई दिक्कत, काम अपने नहीं करेगा लेकिन तुमको फरमाइश करेगा कि यह इसमें चलाओ, इसमें घटा हुआ है। वही काम जो है ना तारकाए का होता है। वेस्ट मटेरियल को जब बाहर निकालता है गोल्जी एपार्टस लाइसोसोम की मदद से ना, तो तारकाए देखता कहता कि हाँ बाहर ले जाओ। तो तारकाए का काम क्या होता है, तो तारकाए का काम होता है ना, यह वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में सपोर्ट करता है एक तरह से। ठीक है, समझ में आई बात, बोलिए। तो यह वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो वेस्ट मटेरियल खराब पदार्थ, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करता है। यह भी क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद में अगला आता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब प्लास्टिड में बता देता हूं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। एक हरित लवक के बारे में बता दे, हरित लवक को देख लो, क्लोरोफिल के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। हरित लवक यह प्लांट में होता है, पहला बात कि प्लांट में होता है, लिख लीजिए। यह केवल पौधों में उपस्थित होता है। इट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट बी प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल और एनिमल सेल। कोई दिक्कत, यह केवल जो है ना, यह प्लांट में क्या होता है, उपस्थित होता है। इसका काम क्या होता है,
पौधे को रंग प्रदान करना, अर्थात हरा रंग जो है ना वह पौधा का किसके कारण होता है, तो हरा रंग जो है ना वह पौधा का होता है आपका क्लोरोफिल के कारण। कोई दिक्कत, यह पौधा को हरा रंग प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। पौधे का हरा रंग जो है ना, पौधा का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और इसमें यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगेगी, और इसमें मैग्नीशियम धातु Mg बोले तो मैग्नीशियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। जो मैगी खाए एक बार वह मांगे बार बार, ठीक है। तो मैग्नीशियम से मैगी याद रखिएगा, यह मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए, और इसमें मैग्नीशियम, इसको मिटा दे, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जो है, और इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो सवाल एक बार एनटीपीसी में ही पूछा हुआ है, ठीक है। जो रेलवे ड्राइवर की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और एनटीपीसी का फॉर्म डाले हुए हैं, उसका सवाल यह इंपॉर्टेंट बन जाएगा। कोई दिक्कत, क्लोरोफिल के अंदर जो है कौन सा मटेरियल पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है, तो वह मैग्नीशियम पाया जाता है। कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद में इसका खोज वगैरह देख लोगे। खोज जो है वह एपरकिंस करके साइंटिस्ट था जिन्होंने इसका खोज किया था। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। ठीक ठाक आ रही है। देखो, खोज जो है वह खोज किसने किया था, तो अभी बताए थे ना कि एस्किम्पर करके साइंटिस्ट था, एस्किम्पर, एंड्रेसियम एस्किम्पर, पूरा लिखो, एंड्रेसियम एस्किम्पर, एंड्रेसियम एस्किम्पर 1884 में क्या किए थे, इसका खोज किए थे। तो खोजकर्ता किसने किया था, तो इसका खोज जो है ना वह एंड्रेसियम एस्किम्पर करके साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका क्या किया था, खोज किया था। कोई दिक्कत, एक इसी में लिख लो, ऑस्मोसिस और आइसोटोनिक, ठीक है। क्लास 9 के जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना बाबू, उसको हेल्प करेगा, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है और आइसोटोनिक क्या होता है, कहाँ लिखे, यहां पर लिखे एक अलग टॉपिक बना करके, ऑस्मोसिस क्या होता है, तो कंसंट, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट मतलब क्या होता है और सॉल्यूट मतलब क्या होता है। तो सॉल्यूट का मतलब होता है ना कि जैसे सुनो, आप समझने का प्रयास करिए, ऐसे तो हम पढ़ा देंगे आपको केमिस्ट्री में, यह सब जब सॉल्यूशन पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे। यह आपका कोई बीकर है, गलास है, और इस गलास में क्या है, आपका पानी है। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, पानी का रंग कोई नहीं होता है, पानी कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। कोई दिक्कत, इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट था जिन्होंने हाइड्रोजन आयन की क्या किया था, खोज किया था। सोरेनसन, ऐसे तो जनरल सोरेनसन ही किया था पावर ऑफ हाइड्रोजन का। कोई दिक्कत, चलिए तो सुनो, पानी और इसमें क्या कर दिया, चीनी को मिला दिया, चीनी, ठीक है, चीनी, शुगर को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। तो शुगर इसमें क्या होगा, मिनिमम होगा, यस और नो। शरबत जब बनाते हो चीनी और पानी मिला करके क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, शरबत बन जाएगा। अब शरबत बनेगा तो जाहिर सी बात है कि शुगर क्या है, मिनिमम अमाउंट में है, कम है, और पानी ज्यादा होगा। 1 गिलास पानी तो 2 चम्मच शुगर होगी। तो इसमें शुगर क्या हो गया, सैल्यूट हो गया, SALUTE, सैल्यूट। और पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। कोई दिक्कत, तो जिसकी सॉल्यूशन में अमाउंट ज्यादा हो, एक्सेस हो, उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और जिसकी मात्रा कम हो उसे सैल्यूट कहा जाता है, सॉल्यूट कहा जाता है, सैल्यूट नहीं, सॉल्यूट कहा जाता है। तो दोज विच हैव प्रेजेंट excess amount in the solution is the known as solvent, otherwise the minimum amount present in the solution known as the solute। कोई दिक्कत, and the solute and solvents to the formation of the solution, there are the 2 types of the solution, heterogeneous solution और homogeneous solution। इसके अलावा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी होता है, बफर सॉल्यूशन भी होता है, तो सब क्लास 11th में पढ़ाना है। कोई दिक्कत, चलिए तो जब केमिस्ट्री बताएंगे ना तो उसमें क्या करेंगे, यह बता देंगे, यह मिटा देना, यहां बता रहा था ना,
ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस होता है आपका कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल का क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है हायर से लोअर की तरफ, उसी को कहा जाता है ओस्मोसिस। तो लिख लो, क्या लिखिएगा, सॉल्यूट, सॉल्यूट SALUT, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल कंसंट्रेशन, ऐसे लिखो, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, उसी को क्या बोला जाता है, ओस्मोसिस बोला जाता है। तो हायर कंसंट्रेशन से क्या होता है, उच्च से लेकर के निम्न की तरफ क्या होती है, बहाव होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल का, उसी को ओस्मोसिस कहा जाता है। और दूसरा लिख लीजिए आइसोटोनिक, कोई दिक्कत, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल जो इनर पार्ट में होता है वह आउटर पार्ट के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, उसी को आइसोटोनिक बोला जाता है। कोई दिक्कत? तो लिख लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ऑफ इनर पार्ट, इनर पार्ट इक्वल टू द आउटर पार्ट, आउटर पार्ट, इसे ही क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक कहा जाता है। कोई दिक्कत? इसके बाद में हेडिंग लगाइए प्लास्टिड, मिटार दे। समझ में आ रही है बात? ऐसा ना कि इंग्लिश से आपको प्रॉब्लम होने लगा। देखिए शुरुआत में थोड़ा सा आप डर लगेगा इंग्लिश से, जो बच्चे बिहार बोर्ड में है उसके लिए इंग्लिश थोड़ा सा टफ हो जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम भी बिहार बोर्ड से ही पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं CBSE बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, मैं बिहार बोर्ड एक सरकारी स्कूल में पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसा नहीं कि मैं हाई फाई स्कूल में पढ़ के आया हूँ। तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर आप झेलते रहिए और उसके बाद में समझ में आ जाएगा, इंग्लिश इजी लगने लगेगी। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद में हेडिंग लगाइएगा प्लास्टिड। इंग्लिश बहुत ही आसान होता है, मैं वादा करता हूं कि इंग्लिश 3 महीना में बोलना सीख जाइएगा, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि हिंदी बोलना आप 3 महीना में सीख जाइएगा। इंग्लिश सीख जाइएगा 3 महीना में बोलना, स्पोकन सीख जाइएगा, लेकिन हिंदी बोलना मैं नहीं कह सकता कि 3 महीना में सीख सकते हो। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद में हेडिंग लगाइए प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड हेडिंग लगा लिए, मैं भी लगा लेता हूं और इसमें बताता हूं अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए प्लास्टिड हेडिंग लगा लिया। चलो मैं भी हेडिंग क्या करता हूं, लगा देता हूं। प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड या प्लास्टिड क्या होता है? तो प्लास्टिड जो है ना, यह जनरली पेड़ पौधा की पहला बात हाइट बढ़ाने के लिए काम करता है, उसके बाद में पौधा को रंग प्रदान करने का काम करता है, उसके बाद में फूल और फल को क्या करता है, रंग प्रदान करता है। तो यही सब तो प्लास्टिड का क्या होते हैं, काम होता है। और इसमें जनरली 3 तरह के प्लास्टिड देखने को मिलेंगे। कौन कौन मिलेंगे? तो पहला हो जाएगा अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। कोई दिक्कत? अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद में वर्णी लवक, वर्णी लवक, वर्णी लवक को क्या बोला जाता है, क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है, क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। और एक होता है हरित लवक, हरित लवक को क्या बोला जाता है? तो हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। क्रोमो है और यहाँ क्लोरो हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अब सुनो, वर्णी लवक, हरित लवक, अवर्णी लवक क्या होता है? यह जो है ना, यह जड़ में पाया जाता है, यह पौधा के जड़ में पाया जाता है, पाया जाता है, जो ग्रोथिंग करने का काम कराता है, जो ग्रोथिंग कराने का काम करता है। सेल डिवीजन करेगा तो जाहिर सी बात है ग्रोथिंग होगी ही। वर्णी लवक, वर्णी लवक क्या करता है? तो वर्णी लवक जो है ना, यह फूल और फल को रंग प्रदान करने का काम करता है। यह
फूल, फूल बोले तो फ्लावर, या फूल एवं फल को, फल बोले तो फ्रूट, ठीक है। बताएंगे कि फल का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। आम है, पेसिकार्प क्या होता है, मिसोकार्प क्या होता है, एंडोकार्प क्या होता है। प्लांट्स वाला जब बोटनी बताएंगे ना तो यह सब बताएंगे। गेहूं का सिकुड़ जाना, धान का पौधा सिकुड़ जाना, ठीक है। गेहूं देखोगे ना तो कभी कभी चावल जैसा हो जाता है, यह क्यों होता है, धान में ऐसा क्यों होता है। उसके बाद में गोभी के ऊपर जो है ना, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी जी सुनिए, तो उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन क्या हो जाते हैं, दाग आ जाते हैं। यह सब क्यों होता है। कभी कभी केला देखोगे ना तो छोटा छोटा फरेगा, आखिरकार यह सब क्यों हो जाता है। आलू में जो है ना वह हरा रंग हो जाता है। प्याज को छीलते हैं तो हमको क्या करता है, आंसू निकलता है, कोई दिक्कत है। अफीम में कौन सा नशा पाया जाता है, सिगरेट में कौन सा नशा पाया जाता है, शराब में कौन सी नशा पाया जाता है, शराब कितने तरह के होता है, यह सब बोटनी के पार्ट जब बताएंगे ना तो बताएंगे। शराब कैसे बनाया जाता है, जहरीली शराब क्या होता है, जहरीली शराब पीने पर आदमी को किस ऑर्गन पर इफेक्ट करता है, कोई दिक्कत। आखिरकार शराब जो है ना यह नशीला क्यों होता है, आखिरकार इसमें क्या मिला होता है कि यह नशीला होता है। इथाइल अल्कोहल मिले होते हैं, लेकिन बताएंगे क्यों। चलिए वह सब बात की बात है, अभी आगे पहले पढ़ते चलिए। यह फूल एवं फल को रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है, कोई दिक्कत। यह फूल एवं फल को रंग प्रदान करता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे लाइकोपिन, लाइकोपिन के कारण क्या होता है, टमाटर का लाल रंग होता है। तो टमाटर का यहां पर लिखे, टमाटर का लाल रंग, लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है, याद रखिएगा। उसके बाद में पीला रंग, ठीक है, फूलों का पीला रंग, फूल का पीला रंग, जेंथोफिल, जेंथोफिल के कारण क्या होता है, पीला रंग होता है। चुकंदर का कैसा रंग होता है, ब्राउन, चुकंदर का रंग, चुकंदर का ब्राउन कलर, चुकंदर ब्राउन कलर का ही ना होता है, किसके कारण होता है, विटामिन के कारण होता है, विटामिन के कारण। चमड़ा का रंग, हमारा चमड़ा देखिए, स्किन का रंग जो है ना, किसी का गोरा होता है फेयर कॉम्प्लेक्स, और किसी को देखोगे तो वह काला होता है। तो क्यों, तो मेलानिन के कारण होता है, ठीक है। तो लिख लो स्किन, स्किन बोले तो चमड़े का रंग, चमड़े का रंग, चमड़े का रंग किसके कारण होता है, तो वह होता है मेलानिन के कारण, मेलानिन, कोई दिक्कत। मेलानिन के कारण क्या होता है, इसका रंग होता है चमड़े का ऐसा। उसके बाद में हरित लवक, यह क्या करता है, पेड़ पौधों को हरा करके रखता है, पेड़ पौधों को हरा रंग, हरा रंग प्रदान करता है, प्रदान करता है, क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और अभी बताया ही, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। एड्रोनेशियम एस्किम्पर करके अभी साइंटिस्ट दोस्तों खोज कैले थे ना जी, वही तो बता रहे, इसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो यह पौधा को क्या करता है, हरा करके रखता है। क्यों करके हरा रखता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो पूछ देगा कि पौधे का हरा रंग किसके कारण होते हैं, तो बता दीजिएगा क्लोरोफिल के कारण पौधे का हरा रंग होता है। उसके बाद में वैक्यूल्स, वैक्यूल्स बोले तो रिक्तिकाएं, यह सब प्लांट सेल की अब बात करने लगे हम। वैक्यूल, वैक्यूल, कोई दिक्कत ना। तो बच्चा कहता है ना कि सर आपने एनिमल सेल के बारे में बताया और प्लांट सेल के बारे में बताया ही नहीं, इसीलिए सेल को सभी को लपेट लिए, कोई दिक्कत। वैक्यूल, वैक्यूल बोले तो रिक्तिकाएं, ठीक है, रिक्तकाएं, रिक्तकाएं। यह रिक्तिकाएं क्या करता है, यह जो है ना कोशिका को स्फूर्ति प्रदान करने का काम करता है। अर्थात कोशिका जो है ना वह खिला उला रहता है, खिला भरा रहता है। आखिरकार क्यों, तो यह वैक्यूल्स के कारण होता है। इसमें क्या होते हैं, टोनोप्लास्ट, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं। अब यह पोर्स को क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। दिखा देता हूं, जैसे सुनो, वैक्यूल यह खाद्य रिक्तिकाएं होते हैं, इसको लिखो खाद्य, खाद्य रिक्तिकाएं। यह करता क्या है ना, सेल को स्फूर्ति प्रदान करने का काम करता है, जिसके कारण पौधा भरा फूला रहता है, भरा फूला रहता है।
भरा फूला रहता है। जैसे कि एक पत्ता बना ले, कहाँ पर बनाए, यहाँ पर बना दे, इस तरह से जैसे समझो, यह आपका क्या है, पत्ता है, इसके अंदर का इसको क्या बोलेंगे, मिडरिप बोलेंगे, मिडरिप बोलेंगे। और इसके छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें पोर्स होते हैं, इसको बोलेंगे पोर्स, और इस पोर्स को बोला जाता है अस्टोमाटा। यह सब बोटनी के पार्ट में कराएंगे, अस्टोमाटा। इसको बोला जाता है लीफ मार्जिन, कोई दिक्कत, इसको बोला जाता है एपेक्स, ठीक है, इसको बोला जाता है पेशियोल, पेशियोल। तो यह सब कराएंगे बोटनी के पार्ट में, ध्यान से समझते चलिए, अपना जानकारी थोड़ी शेयर करेंगे अभी, ठीक है। और शेयर करने थोड़ी आए हैं, बताने आए हैं, सिखाने आए हैं। समझ में आ रही है बात, तो सीखते चलिए आराम से, कोई दिक्कत। तो यह आपका सेल था, कोई दिक्कत तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब टिश्यू को पढ़ाते हैं, तब तक के लिए 2 मिनट का हम देते हैं ब्रेक। चलिए, आशा करते हैं कि आप भी ब्रेक का फायदा उठा लिए होंगे, कोई दिक्कत। चलो मिटा दें। चलिए, अब हेडिंग लगाइएगा टिश्यू, कोई दिक्कत। पानी वगैरह पी लेते हैं, हम भी बोलते बोलते थक जाते हैं, इसीलिए 1-2 मिनट का ब्रेक दे दिए हैं। सेल खत्म हो गया टॉपिक बाबू, समझ में आई बात। अब करना है क्या, टिश्यू, क्योंकि बताए थे कि सेल और सेल मिल जाएगा तो क्या बना देगा, टिश्यू बना देगा, ऊतक। तो हेडिंग लगाइए आप, पेज पलट लीजिए और या तो वहां से लाइन ऐसे पार दीजिए और हेडिंग लगाइए टिश्यू, कोई दिक्कत। चलिए, टिश्यू बोले तो ऊतक। अब यह ऊतक होता क्या है, पहला बात कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। जहां जहां हिस्टो वहां वहां ऊतक आ जाएगा, तो याद रखिएगा। चलिए, हेडिंग लगा लीजिए क्या, तो हेडिंग लगा लीजिए टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू बोले तो ऊतक, कोई दिक्कत। छोटा टॉपिक है, 15-20 मिनट का टॉपिक है, समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझते चलिए, कोई दिक्कत। टिश्यू, टिश्यू बोले तो ऊतक, इसका ऊतक होता क्या है, तो सेल और सेल मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। अर्थात कोशिका और कोशिका जब आपस में मिलते हैं तो ऊतक का निर्माण करते हैं, कोई दिक्कत। ऊतक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो लिख लीजिएगा, सेल और सेल मिलेगा तो क्या बना देगा, टिश्यू बना देगा। टिश्यू और टिश्यू मिलकर के ऑर्गेन बनाएगा, तब ऑर्गेन सिस्टम, और तब जाकर के ऑर्गेनिज्म बनता है, कोई दिक्कत। इसका स्टडी क्या कहलाता है, तो स्टडी अध्ययन जो है ना, हिस्टोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो जहां जहां हिस्टो रहेगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, हिस्टो मतलब हो जाएगा टिश्यू। तो टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी, और सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। यह टिश्यू जो है ना, यह 2 तरह के होता है, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है प्लांट टिश्यू, और दूसरा होता है आपका एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, कोई दिक्कत। एक होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है आपका एनिमल टिश्यू। और यह प्लांट टिश्यू भी 2 तरह के होता है, ध्यान से समझते चलो। एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कोई दिक्कत। तो एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, लिख लो लिख लो, मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू कहने का मतलब होता है विभज्योतक ऊतक, विभज्योतक जो विभाजित करता हो, विभज्योतक ऊतक होता है, कोई दिक्कत। साफ से लिख देता हूं, विभज्योतक। हिंदी लिखना बड़ी ही टाइट होता है, विभज्योतक, इसलिए हिंदी को सोच समझ करके लिखना पड़ता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू, लिखो यहाँ पे, मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट, परमानेंट टिश्यू, इसको बोलते हैं अस्थाई ऊतक, ठीक है, अस्थाई ऊतक कहा जाता है।
परमानेंट टिश्यू और एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू भी 3 तरह के होता है। पहला तो टिश्यू का टाइप्स ही समझते चलिए, उसके बाद इसका कहानी बताता हूं। सुनो, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है एक एपिकल मेरिस्मेटिक, एपिकल मेरिस्मेटिक, दूसरा होता है इंटरकेलरली और तीसरा होता है लैटरल टिश्यू। कोई दिक्कत? लैटरल टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू भी 2 तरह के होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो लिख लो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कोई दिक्कत? तो एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल अस्थाई ऊतक। देख लो कितना हिंदी टाइट है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू कहने का मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब आसान, ठीक है, तो आसान अस्थाई ऊतक लिख लीजिए, कोई दिक्कत? इंग्लिश ही समझिए, हिंदी करिएगा तो विचित्र होने लगेगा यह सब बात। तो सुनो, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यू क्या होता है? तो प्लांट टिश्यू में भी कई सारे सेल मिलकर के जो प्लांट में बनते हैं वह प्लांट टिश्यू कहलाएगा, और एनिमल में भी कई सारे सेल मिलकर के जो टिश्यू बनते हैं वह एनिमल टिश्यू कहलाएगा। कोई दिक्कत? सवाल अब यहाँ पे फंसेगा। और इस जो है ना सिंपल परमानेंट टिश्यू का भी टाइप्स होंगे, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? प्रेन्चाइमा, कोलेंचाइमा और स्केलेंचाइमा। कोई दिक्कत? चलिए लिखेंगे, अभी बात को ध्यान से समझते चलिए। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करता है? तो यहाँ पर लिखे मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है ना यह सेल डिवीजन करने का काम करता है। देख रहे हो, नाम से ही पता चला, विभज्योतक ऊतक, मतलब यह क्या करेगा? सेल को डिवाइड करने का काम करेगा। तो इसका काम यह सेल को कंटिन्यूअसली डिवाइड करने का कार्य करता है। किस में? पौधा के अंदर, क्योंकि प्लांट टिश्यू की बात हो रही है, एनिमल में मत जाइएगा। प्लांट के अंदर सेल डिवाइड हमेशा कौन करता है? तो कंटिन्यूअसली जो है ना वह हमेशा सेल डिवाइड जो है वह मेरिस्मेटिक टिश्यू करता है। तभी तो पौधा छोटा से बड़ा की तरफ बढ़ता है, उसका बहाव होता है, ठीक है, उसके तना बढ़ते हैं, उसके पार्ट बन जाते हैं। तो आखिरकार क्यों? क्योंकि सेल का डिवीजन होता है। कोई दिक्कत? ध्यान से समझते चलिए। जस्ट सेल का बात कर रहे थे ना प्लांट में, प्लांट के आगे बढ़ा दिए, देखते चलो। एपिकल क्या करता है? तो एपिकल जो है ना यह सेल को डिवाइड करता है और पौधे की हाइट को बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। कोई दिक्कत? हाइट को बढ़ाने में क्या करता है? यह मदद करता है। जनरली यह जड़ में पाया जाता है और ऊपर पाया जाता है। इंटरकेलरली जो है ना यह क्या करता है? तो इंटरकेलरली पार्श्व क्या करता है? बिखराव करता है, तना बनाने का काम करता है, ब्रांच बनाने का काम करता है। जबकि लैटरल टिश्यू जो है ना वह फैलाने का काम करता है उस ब्रांच को। कोई दिक्कत? तो लिख दो एपिकल टिश्यू यह पौधा के तने तथा जड़ को बढ़ाने का काम करता है। बढ़ाने का क्या करता है? काम करता है। तो एपिकल टिश्यू का काम क्या होता है? तो एपिकल टिश्यू का काम होता है यह पौधा के तने तथा जड़ को बढ़ाने का काम करता है। इंटरकेलरली क्या करता है? यह ब्रांच बनाने का काम करता है। ब्रांच बोले तो शाखा। यह पौधा के शाखा बनाने का काम करता है। शाखा बोले तो ब्रांच बनाने का क्या करता है? काम करता है। और लैटरल टिश्यू जो है ना यह तना को क्या करता है? फैलाने का काम करता है। अर्थात जो ब्रांच बन गई तो यह ब्रांच को क्या करेगा? फैलाने का काम करेगा, चौड़ाई को बढ़ाने का काम करेगा। तो यह है तना को फैलाने तथा चौड़ाई को बढ़ाने का कार्य करता है। बढ़ाने का क्या करता है? कार्य करता है। कोई दिक्कत? तो इसको मिटा दे मेरिस्मेटिक टिश्यू को, उसके बाद में परमानेंट टिश्यू की तरफ चले।
तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं सिंपल परमानेंट टिश्यू दिखाता हूं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दिखाता हूं। मिटा रहे, चलिए इतना बात समझ में आ गई, इसलिए यहां पर लिख दिया ना कि फिर दोबारा मुझे लिखने पड़ जाता, इसीलिए आप भी लिखते चलिएगा। परीक्षा में पोथी पथरा जो है ना वह नहीं पूछेगा आपसे, सिंपल पूछेगा सवाल वगैरह। चलिए अब सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है और परमानेंट टिश्यू क्या होता है, पहला बात तो सुनो, परमानेंट टिश्यू कहने का मतलब है जो सेल डिवाइड न करे, सेल डिवाइड क्या करे, नहीं करे, उसी को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। और यह भी क्या होता है, तो यह दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट और यह होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल परमानेंट जो है ना, यह क्या करता है, इसमें केवल और केवल एक सेल होते हैं, एक सेल होते हैं और यह डिवाइड नहीं कर पाता है। तो इट प्रेजेंट, इसमें केवल ऐसे लिखो, इसमें केवल, इंग्लिश में लिखेंगे तो बिहार बोर्ड के बच्चा का प्राण निकलने लगता है कि इंग्लिश लिखे लगल तुम, ठीक है। इसमें केवल एक सेल ही उपस्थित होता है, एक सेल ही उपस्थित होता है। और इसमें जो है ना कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कई सारे सेल क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसमें जो है, इसमें कई सारे कोशिका सेल, बोले तो कोशिका सेल उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, कोई दिक्कत। और यह कॉम्प्लेक्स टिश्यू का क्या होता है, दो पार्ट होता है। तो एक सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, यहाँ हेडिंग लगा के लिख दे, जाइलम और फ्लोएम होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, कोई दिक्कत, मिटा रहे। चलिए समझ में आ रही है बात, टिश्यू इतना याद कैसे रहता है, आप भी प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपको भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, कोई भी व्यक्ति को प्रैक्टिस ही क्या कर देता है, परफेक्ट बना देता है, कोई दिक्कत। तो चलिए परमानेंट टिश्यू में हमको क्या बताना था, तो परमानेंट टिश्यू में बता रहे थे आपका पहला सिंपल परमानेंट, और लिख दिए थे कि सिंपल का मतलब होता है कि जिसमें केवल एक सेल होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, कोई दिक्कत। और उसके बाद में टिश्यू सेल और सेल मिलकर के टिश्यू बनेगा, तो वही एक की बात, ऐसा ना कि एगो सेल तो टिश्यू कैसे बनेगा, कोई बच्चा दिमाग में सोच रहा होगा, टिश्यू एगो होगी, सेल तो मिलेगा ही। उसके बाद में सिंपल परमानेंट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे होते हैं और यह दो पार्ट होता है, एक होता है जाइलम, XYLUM जाइलम, इसको जाइलम ही बोला जाता है, जाइलम। और दूसरा होता है आपका फ्लोएम, फ्लोएम, यह जाइलम हो गया और दूसरा जो है ना वह हो गया आपका फ्लोएम। जाइलम जो है ना पौधा में जल का संवहन करने का काम करता है। तो पौधा के अंदर जल का संवहन कौन करता है, तो पौधा के अंदर जल का संवहन जो है ना वह जाइलम करता है, जाइला जल लेके हम, जाइलम, जाइला जल लेके हम, कोई दिक्कत। तो जाइलम क्या करता है, जल को पहुंचाने का काम करता है, जल पहुंचाने, जल संवहन करने का काम करता है, जल संवहन का कार्य करता है। तो जल संवहन का कार्य कौन करता है, तो जाइलम करता है। जाइलम केवल एक डायरेक्शन में होती है, याद रखिएगा, पौधे के केवल एक डायरेक्शन में होता है। यह रूट करता क्या है, जड़ ना, जड़ जो है ना जमीन से पानी को सोख लेता है और ऊपर की तरफ छोड़ देता है, कोई दिक्कत, ऊपर की तरफ क्या करता है, छोड़ देता है। तो जाइलम जो है ना केवल एक डायरेक्शन में होते हैं, यह केवल पौधा के एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा, एक ही दिशा बोले तो ऊपर के तरफ, ऊपर के तरफ एक ही दिशा में, एक ही दिशा में होता है, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम जो है ना यह आपको भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, यह दोनों डायरेक्शन में होती है, ऊपर भी और नीचे भी। तो लिख दो, यह पौधा के अंदर भोज्य पदार्थ संवहन करने का काम करता है। तो यह क्या करता है, इट हेल्प टू फ्लो ऑफ द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, मतलब कि बोथ डायरेक्शन लिख देते हैं इन द प्लांट्स, उसी को बोला जाता है फ्लोएम, कोई दिक्कत।
तो मिटा दे। अब आते हैं सिंपल के ऊपर। सिंपल के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा इंक इसको पिला दें, कोई दिक्कत? इंक बड़ा जल्दी खा रहा है जी, ध्यान से समझिए। हम कंटेंट संभाल ले, हम पढ़ा देते हैं, आप कंटेंट को क्या करिए, संभाल लीजिए। कंटेंट आप संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप कंटेंट को क्या करिएगा, संभाल लीजिएगा। 1 घंटा की क्लास कराएंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ 1 घंटा पढ़ करके मजा आ गई, कोई दिक्कत? ऐसा ना कि देखिए, जब क्लास लेता हूं ना, अभी इंक डाले इसलिए बात बना रहे हैं, जब क्लास लेते हैं शुरू में तो आते हैं तो कहते हैं चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इतना बात पर ध्यान रखते हैं। मतलब कि 1 मिनट का समय भी क्या करना है, बर्बाद नहीं करना है। और नहीं तो समय बर्बाद करेंगे ना, तो समय हमको बर्बाद कर देगा। समझ में आई बात? यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक मंजिल को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह होना चाहिए लक्ष्य। कोई दिक्कत? चलिए मिटा दें। सिंपल टिश्यू में सुनो, जाइलम हो गया और फ्लोएम हो गया। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसका हेडिंग लगा लीजिए। सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 तरह के होता है। कौन कौन होता है? तो पहला होता है पेरेंचाइमा, कोलेंचाइमा और स्क्लेंचाइमा। तो पेरेंचाइमा, पेरेंचाइमा CHYMA, पेरेंचाइमा। उसके बाद में कोलेंचाइमा, कोलेंचाइमा। और उसके बाद में तीसरा होता है स्क्लेंचाइमा, स्क्लेंचाइमा। कोई दिक्कत? स्क्लेंचाइमा एक PCS क्या होता है, अधिकारी होता है, ठीक है। PCS SDM वगैरह बनिएगा ना तो इसका बातें कुछ अलग होता है। मजा तो तब है ना कि जब लाल बत्ती वाली कार जो है ना वह आए और उसके बाद में जो है ना पड़ोसी के घर के सामने रुके, तो इसका कुछ रुतबा ही अलग होता है। कोई दिक्कत? इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया PCS। कोई दिक्कत? PCS। P से हो गया पेरेंचाइमा, C से हो गया कोलेंचाइमा और S से हो गया स्क्लेंचाइमा। पेरेंचाइमा क्या होता है? यह जो है ना पौधे के छोटे भाग में, मतलब कि जब पौधा छोटा रहता है उसमें पाया जाता है। कोई दिक्कत? अर्थात यह करता क्या, फोटोसाइंथेसिस कराने का काम करता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? फोटोसाइंथेसिस, कि द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को बोला जाता है फोटोसाइंथेसिस। की हरा पौधा जो है अपना भोजन वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में क्या करते हैं, बनाते हैं, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो पेरेंचाइमास के द्वारा क्या होती है, फोटोसाइंथेसिस होता है। फोटोसाइंथेसिस जो है ना वह किसके द्वारा होती है, तो फोटोसाइंथेसिस जो है वह डन होता है। फोटोसाइंथेसिस बोले तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जो है ना वह किसके द्वारा होता है, तो आपका पेरेंचाइमा के द्वारा होता है। यह पौधा के छोटे भाग में पाया जाता है, मतलब यह छोटे पौधों में पाया जाता है। लिख लो, यह है छोटे पौधे या छोटे पौधों में पाया जाता है। उसके बाद में कोलेंचाइमा, कोलेंचाइमा क्या करता है, तो कोलेंचाइमा जो है ना यह पेड़ पौधे को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। अर्थात पेड़ पौधों में आंधी के समय जो है ना वह लचीलापन देखने को मिलता है, इस तरह से लच लच करता है जी। कोई दिक्कत? देखोगे तो यह लचीलापन क्यों दिखता है, तो यह लचीलापन जो है ना वह कोलेंचाइमा के कारण दिखता है। तो यह पेड़ पौधों में लचीलापन कराने का काम करता है। पेड़ पौधों में लचीलापन इसके कारण ही होता है, इसके कारण ही होता है। कोई दिक्कत? तो पेड़ पौधे में लचीलापन जो है वह किसके कारण होता है, तो पेड़ पौधे में लचीलापन जो है ना वह कोलेंचाइमा के कारण होता है। सवाल पूछा हुआ है कि आंधी के समय पेड़ पौधे में लचीलापन देखने को मिलती है, किसके कारण, तो कोलेंचाइमा के कारण देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर C पे आंसर रहता है। NTPC का जो भरले है ना ड्राइवर टेक्नीशियन का रेलवे में, यहाँ से सवाल मैक्सिमम टच कर जाएगा। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिए बात को। यह कोलेंचाइमा, सुनिए, इसमें दतवन वगैरह व्यक्ति जो है ना करते हैं ना यह कोलेंचाइमा से ही करते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि बांस लेकर के कर रहा है कोई दतवन। कोई दिक्कत? तो दतवन की एक शेप साइज आकार जो है ना वह आपका क्या होता है, मीडियम होता है। कोई दिक्कत? तो यह किससे करता है, तो कोलेंचाइमा से करता है। और उसके बाद में अगला आता है स्क्लेंचाइमा।
नारियल वगैरह के ऊपर देखोगे ना तो छाल जो है ना उसका बहुत ही मजबूत होता है, उसका कहानी अलग है नारियल का। आप पेड़ पौधे में समझ जाइए, बाहरी क्या करता है, छाल बनाता है। तो बाहर के जो छाल होते हैं ना वह क्या होता है, आपका स्क्लेंचाइमा होता है। पेड़ पौधों में कैसे पता करेंगे ना कि पेड़ पौधे जो है ना इतना पुराना है, उसमें बनने वाले रिंग को देख करके पता किया जाता है। जैसे यह लकड़ी का आपने गट्ठर ले लिया ना तो इसमें रिंग बना हुआ है गोल, यदि एक रिंग बना हुआ है ना तो 10 साल पेड़ का आयु हुआ है। यदि मान के चलिए 5 रिंग बना हुआ है तो समझ जाइए कि यह जो है ना आपका 50 साल का पेड़ हो गया। एक रिंग 10 साल को डिसाइड करता है। कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो स्क्लेंचाइमा क्या होता है? स्क्लेंचाइमा जो है ना यह बाहरी आघातों से पेड़ पौधे को रक्षा करता है। छाल वगैरह छाल बनाने का काम करता है, छाल बनाने का काम करता है, छाल बनाने का काम करता है। ठीक है, यह छाल करता क्या है? तो छाल जो है ना इसकी बाहरी आघातों से क्या करता है, यह पौधा को बाहरी आघातों से बचाता है। कोई दिक्कत? अब यह परमानेंट टिश्यू हो गया, मतलब प्लांट टिश्यू को दिखा दिए। अब आते हैं हम एनिमल टिश्यू के ऊपर, उसके बाद टिश्यू क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। एनिमल टिश्यू क्या होता है? एनिमल के अंदर पाए जाने वाले जो टिश्यू होते हैं उसको एनिमल टिश्यू कहते हैं, बात खत्म। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, तो इपिथेलियल टिश्यू होता है। इपिथेलियल टिश्यू, इसको बोला जाता है उपकला ऊतक। उपकला है, उपकला ऊतक। ठीक है, उपकला ऊतक। उसके बाद में इपिथेलियल के बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू, इसको बोला जाता है संयोजी ऊतक। ब्लड कैसा टिश्यू है, सवाल पूछा हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए यह कनेक्टिव टिश्यू है। अभी बता रहे हैं, लिख लेने दो पहले। केटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म छूट गया है, सेल में लिखना चाहेगा जो लिख डालो। केटाबोलिज्म होता है ना, कट कहते हो ना, केटाबोलिज्म सी से कट है तो इसे कट केटाबोलिज्म। तो बड़े सारे सब्सटेंस, मतलब बड़ा सब्सटेंस छोटे छोटे में डिवाइड हो जाता है, उसी को केटाबोलिज्म बोलते हैं। और एनाबोलिज्म क्या होता है, छोटा छोटा सब्सटेंस मिल करके बड़ा बना देते हैं, उसी को बोला जाता है एनाबोलिज्म। तो केटाबोलिज्म क्या है, बड़ा पदार्थ छोटा छोटा में विभाजित हो जाए उसे केटाबोलिज्म कहते हैं। कोई दिक्कत? जबकि एनाबोलिज्म क्या होता है, तो सुनो, एनाबोलिज्म क्या होता है, इसमें छोटे छोटे सब्सटेंस जो है ना वह मिल करके बड़ा सब्सटेंस बनाता है, उसको एनाबोलिज्म कहते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए, केटाबोलिज्म के बाद अगला लिख लो, एनाबोलिज्म। यह छूट गया था, जब पढ़ा रहे हैं तो हर एक बात को पढ़ाएंगे, चाहे एनसीईआरटी किताब हो और चाहे कोई किताब हो। ठीक है, एनसीईआरटी बढ़िया बुक होता है, इसीलिए उसको फॉलो करते हैं। केटाबोलिज्म और उसके बाद में एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे पदार्थ, छोटे छोटे सब्सटेंस, स्मॉल सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर, देन द फॉर्मेशन ऑफ द single substance known as the anabolism. Otherwise the catabolism is the known as the bigger substance are break down into the simpler forms known as the catabolism. Are you understand? ठीक है, ध्यान से समझिए बात को। इंग्लिश लिखना बहुत ही आसान होता है, बार बार बोल रहे हैं। हिंदी में लिखे में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एनाबोलिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद में अब आते हैं केटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म को मिटा दे, क्योंकि पीछे छूट गया था, लिख डालिएगा यदि जगह है तो, नहीं तो यहीं पर लिख दीजिए नोट में बात डाल करके। समझ में आ रही है? टॉपिक जहां पर हो लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको ब्रेन में होना चाहिए। नोट्स बनाने की झंझट खत्म करिए, ब्रेन में लिखने का काम करिए। तो इपिथेलियल टिश्यू हो गया, उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद में अगला आता है
मस्कुलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, और उसके बाद में अगला होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव, वेरी सॉरी, कनेक्टिव तो लिख दिया, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को बोला जाता है इसको पेशिकला ऊतक, ठीक है, या मांसपेशी कला ऊतक, जो भी लिखना, पेशिकला, पेशिकला ऊतक। और नर्वस टिश्यू को बोला जाता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका, तंत्र नहीं, उस सिस्टम को बोला जाता है, तंत्रिका टिश्यू है तो नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, ठीक है, तंत्रिका ऊतक। सुनो, इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? यह जो है ना बॉडी को बनाने का काम करता है, बॉडी बनाने का काम करता है व्यक्ति में, बॉडी बनाने का कार्य किसका होता है? तो वह होता है आपका इपिथेलियल टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है, जैसे ब्लड करता है, जैसे रक्त, रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है, हल्का बेसिक होता है, क्षारीय होता है। तो ब्लड, ब्लड क्या है? ब्लड कैसा टिश्यू है? एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, आया हुआ सवाल है, छपने वाला यह सब क्वेश्चन है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना कि जो बॉडी को क्या करता है? कनेक्ट करके काम, कनेक्ट करके रखता है। जैसे ब्लड हम सबके बॉडी में क्या करता है, या जो हम लोग खाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो यह पदार्थ का संवहन करने का काम किसका होता है? तो वह ब्लड का होता है। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड जो है ना वह संवहन करने का काम करता है किसी भी भोज्य पदार्थ को, ठीक है। यह क्या कर दिया? कनेक्ट करके रखा है, इसीलिए इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और यह मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जो मसल्स वगैरह बनाने का काम करता है। और नर्वस टिश्यू क्या होता है? यह ब्रेन में पाए जाते हैं, यह ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? न्यूरॉन सेल होते हैं, लिख लो। ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल होता है, उपस्थित होता है। जो लिखेगा तो लिख डालो, न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का कभी भी विभाजन नहीं होता है, समझने वाली बात है, नोट में लिख डालो। आरबीसी, यह तो ऐसे सेल हम जब पढ़ाएंगे ना ब्लड वगैरह उसमें बताएंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, और न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल का विभाजन नहीं होता है, नहीं होता है। यदि न्यूरॉन सेल का डिवीजन होने लगेगा ना तो आपको बीमारी हो जाएगी, ब्रेन ट्यूमर बीमारी हो जाएगा। और ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा तो चल जाइएगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर ग्लियल सेल उपस्थित होता है। ग्लियल सेल क्या होते हैं? 90% होता है आपका। सुनो, होता क्या, थोड़ा सा ब्रेन का सिस्टम समझ लीजिए कि ब्रेन कैसे होता है। इसमें होता है न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल होता है। ब्रेन 90% जो है ना यह न्यूरॉन सेल का बना होता है, और 10% जो है ना वह ग्लियल सेल का बना होता है। गिलियल, गिलियल, यह गिलियल सेल का बना होता है। कितना? 10%। अब सुनो, गिलियल सेल का क्या होता है? डिवीजन होता है, इसका डिवीजन होता है और इसका डिवीजन नहीं होता है। अब डिवीजन होगा, सेल मरेगा तो लाइसोसोम क्या करेगा? बाहर निकालेगा ही तरकाय के मदद से। गोल्जी बॉडी कहेगा कि बाहर निकाल दो, लाइसोसोम थैली बनाएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देगा, तो क्या होगा? ग्लियल सेल मरा हुआ क्या हो जाएंगे? बाहर निकलने लगेंगे। लेकिन यह करता क्या है ना कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब छूटता है ना, तो यदि न्यूरॉन सेल पर पड़ गया, क्योंकि वह क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जल अपघटनी होता है, पूरा सेल को मारेगा ही मारेगा। यदि न्यूरॉन सेल पे पड़ गया तो न्यूरॉन सेल भी मरने लगेंगे और डिवाइड करने लगेगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा? ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ब्रेन ट्यूमर हो जाएगी। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो बीमारी मतलब ब्रेन में क्या आ जाएंगे? बीमारी आ जाएंगे, जिसको ब्रेन ट्यूमर के तहत जाना जाता है। और फिर उसके बाद में जो है ना, चले जाइएगा, चोट लगने से मेनिंजाइटिक हो जाते हैं, ब्रेन पर चोट लगने से मेनिंजाइटिक हो जाते हैं। डिमेंशिया बीमारी में होता है, व्यक्ति जो है ना किसी बात को याद नहीं रख पाता है, भूलने की उसके क्या हो जाती? प्रवृत्ति हो जाती, मतलब कि उसमें क्या आ जाता है? भूलने की कला आ जाता है, कोई भी बात यादें नहीं रह पाएगा, डिमेंशिया जिसको हो जाएगी, ठीक है। तो हम तो देखते हैं क्या ना कि 100 गो में से 90 गो के डिमेंशिया का शिकार है, पढ़ेगा आगे और पीछे वाला भूला जाएगा, डिमेंशिया का शिकार है। सिजोफ्रेनिया का तो मैक्सिमम शिकार है। सिजोफ्रेनिया में क्या करता है? टाल बेटाल करता है, वो अलग बताएंगे। सिजोफ्रेनिया एक अलग कंडीशन है। सिजोफ्रेनिया क्या करता है? व्यक्ति उसमें टाल बेटाल करता है काम को। सिजोफ्रेनिया हेलुनेशन क्या होता है? रेफरेंस क्या होता है? इनफर्टिलिटी क्या होता है? नेगेटिव इवोल्यूशन क्या होता है? ठीक है, हेलुनेशन में चेहरा वगैरह दिखने लगते हैं, व्यक्ति को भूत दिखाई देने लगेगा, हेलुनेशन जिसको हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सुनो, अपने में आपस में बात करने लगेगा, अपने अपने बुदबुद आएगा, तो यह सब बीमारी होती है,
ठीक है, यह सब जब ब्रेन पढ़ाएंगे ना तो उसमें दिखाएंगे। तो यह टिश्यू था आपका, और टिश्यू भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब कल के क्लास में हम क्या दिखाएंगे, डीएनए और आरएनए दिखाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए डीएनए और आरएनए को क्या करेंगे, दिखाएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्लास जो है सोशल साइंस, जो पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किए हैं ना, उसको लेना मत भूलिए, क्योंकि वहां से और यहाँ से मिल करके ही आपका क्या होगा, कंप्लीट जीके बनेगा। और जो लास्ट में बचेगा स्टैटिकल जीके, उसको करा देंगे। और फिर रीजनिंग और मैथ तो हम लोग का अपना सब्जेक्ट है, रीजनिंग मैथ सिखाना कौन बड़ा बात है। कोई दिक्कत? तो ध्यान से समझते चलिए, समझ में तो आएगा ही। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। कल के क्लास में डीएनए और आरएनए को बता देंगे, डीऑक्सराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक क्लास काफी है डीएनए आरएनए को समझाने के लिए। यदि देखेंगे डीएनए आरएनए बताने के बाद समय बचता है तो कोई नेक्स्ट टॉपिक को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत? ठीक है, धन्यवाद।